दशहरे की छुट्टी के बाद आज भारतीय बाजारों के लिए शुरुआत के लिए फिर से है बेहद दमदार संकेत। ग्लोबल बाजारों में तेजी का रुख है बरकरार और एक बार फिर से गैप से ऊपर खुलने को तैयार। 17,500 पर आज पहुंचेंगे या करना होगा कल तक का इंतजार। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी भी, ढेर सारा एक्शन कच्चे तेल और दूसरी कमोडिटीज में भी। तो स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक सेशन तो नहीं रहा हमारा अनिल जी, बट आज वीकली एक्सपायरी मिड वीक सेशन को हमने मिस कर दिया बिल्कुल। और अगर कल खुला होता तो क्या जबरदस्त एक्शन वहां पर भी आता है जो ग्लोबल मार्केट संकेत रहे। खैर, उन संकेतों को समझना है। आज वीकली एक्सपायरी पर नजर है और ढेरों खबरें भी हैं जिसका इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा। तो आइए पहले आज के ट्रिगर्स जो है वो जान लेते हैं सर। दुनिया भर के बाजारों से आते दिख रहे हैं डीप ट्रिगर्स और पिछले 2 दिनों में डाउ लगभग 800 अंक उछला है और एसजीएक्स निफ्टी भी मजबूती के साथ सेंचुरी मार्केट ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। ओपेक प्लस की तरफ से कच्चे तेल की प्रोडक्शन में बड़ी कटौती हुई है और इसी के दम पर $94 पर पहुंचता हुआ दिख रहा है कच्चा तेल। एसजीएक्स निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स दोनों ही मजबूती के साथ सेंचुरी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया EMI के IPO का आज दूसरा दिन है। विश्लेषण करेंगे विस्तार से, हम बताएंगे आपको कि इस IPO में पैसा लगाया या नहीं। हमने परसों इसका विश्लेषण नहीं किया था क्योंकि हम मैनेजमेंट से बातचीत करना चाहते थे और हमने कहा कि बातचीत करने के बाद आज पूरी पढ़ाई करके आया हूँ। बिल्कुल आपको विश्लेषण पूरा मिलेगा। बिल्कुल। तो चलिए IPO पर बात करनी है। स्टॉक स्पेसिफिक खबरें काफ़ी हैं, वहाँ पर भी नज़र डालनी है। बट कल हमारी तो छुट्टी हो गई। अगर बाजार खुले रहते अनिल जी तो किस तरह का एक्शन समझ में आता? 2 दिन मंडे और ट्यूसडे बैक टू बैक 3% की यूएस में हमने तेजी देखी थी। 1500 अंकों का उछाल था ट्यूसडे और मंडे को मिलाकर। 2-3 चीज़ें, पहले मार्केट के एक्शन को बता दें और उसके बाद में क्या कुछ और चीज़ें हुई इस पर विस्तार से बातचीत करें। दीप, सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव चीज़ जो है अमेरिकी बाजारों की पिछले 3 दिनों की, और वो ये कि पिछले 3 दिनों में लगातार दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर बाजार बंद हुए। शुक्रवार की तेजी तो सोमवार की तेजी तो हमने देख ही ली 765 अंकों की थी। मंगलवार को 850 पॉइंट, उससे भी ज्यादा तेज बंद हुए। सोचिए, जबकि हम जब बंद हुए थे मंगलवार को तब डाउ फ्यूचर्स 450 अंक ऊपर थे, 450 के सामने दुगुनी तेजी के साथ। अब कुछ लोगों को लगा कि छुट्टी थी, हम उसको भुला नहीं पाए। फिर बुधवार को जब अमेरिकी बाजार खुले काफी नीचे खुले, लेकिन जहां खुले वहीं से यू टर्न लेकर एक भी माफ कीजिएगा, एक भी समय ऐसा नहीं दिखा जब वापस से बाजार नीचे गए हो। सो मैं कल के मार्केट को, अमेरिका के मार्केट को मैं वोलेटाइल मार्केट मानता ही नहीं। आप कल का डाउ का चार्ट देखिए, कहाँ वोलेटिलिटी तो तब जबकि ऊपर नीचे काफी एक तरफा तेजी हुई। और सबसे बढ़िया बात है कि 2 दिनों तक बड़ी तेजी होने के बावजूद दिन के निचले स्तरों पर खुलकर अगर अमेरिकी बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद होते हैं तो ये बड़ा एक्शन है जो आपको आते हुए दिखा। तो मेरा ये मानना है कि कल के बाजार में भी अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त तेजी थी और उसी तेजी को एडजस्ट करके डाउ फ्यूचर्स 0.5% के आसपास मजबूती दिखा रहे हैं। सो 3 दिन तक लगातार दिन के हाई पर बंद होना ये बाजारों के लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। तो ये बात हम कर भी रहे थे कि अमेरिकी बाजारों में इस हफ्ते जो होना है, पिछले हफ्ते की ये बात थी, जो कुछ होना है पिछले हफ्ते हो जाएगा। और अब जहां तक बाजारों का सवाल है, अमेरिका का ट्रेंड ऊपर की तरफ का बन रहा है, अपसाइड थोड़ी और बाकी है। हाँ, बीच बीच में जब डेटा आएंगे, जैसे 13 तारीख को आपके डेटा आने वाले महंगाई के, बीच में एक आध और कोई स्टेटमेंट आएंगे, कब जॉब्स डेटा आएंगे, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन ट्रेंड अब ऊपर की तरफ बन रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह दीप एक ही है और वो ये कि डॉलर इंडेक्स 110-111 की रेंज में है। 115 वाला डॉलर इंडेक्स, और ये बात हम आज नहीं पिछले 1 महीने से लगातार कर रहे हैं। आप देख लीजिए डॉलर इंडेक्स की चाल और बाजारों के मूवमेंट को, दोनों को मिलाकर देख लीजिए किस वक्त कौन सा ग्लोबल ट्रिगर आपके काम आएगा। कच्चा तेल ट्रिगर नहीं रहा, जब था तब था। इसलिए आपको ये समझना और पहचानना जरूरी कि किस वक्त ट्रिगर बदल रहा है और किस वक्त आपको ट्रिगर को शिफ्ट करना है। किस वक्त अमेरिका की महंगाई का आंकड़ा ट्रिगर बनेगा, किस वक्त डॉलर इंडेक्स बनेगा, किस वक्त कच्चा तेल बनेगा, क्योंकि 50 चीज है ना। आप हर रोज 50 चीज पे ट्रेड नहीं कर सकते ना। तो मार्केट कौन सी चीज पकड़ रहा है और अगर हमने वो पकड़ ली, काम हो गया। सो पहली चीज तो हमने डॉलर इंडेक्स सही पकड़ लिया था कि जिस दिन डॉलर इंडेक्स टॉप आउट होने के संकेत देगा आपको धड़ाधड़ नीचे आ जाएगा और ये हो भी गया। दूसरा, बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी बढ़ी है कल, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। 3.75, 4 के नीचे जब तक है हमें टेंशन नहीं है। देखो, अब नया हाई ना बनाए, बॉन्ड यील्ड 4 के पार न निकले, डॉलर इंडेक्स 115 के पार न निकले, तो आप जितने खराब पहले थे उतने ही हैं। करेक्ट। एक जमाना था दीप, हमें 108-109 के ऊपर के डॉलर इंडेक्स में टेंशन होती थी। अब हमने 115 भी देख लिया।
है ना, यू हैव सीन द वर्स्ट। जब सबसे खराब देख लो तो फिर डर आपका कम हो जाता है ना। ये तो हम देख के आए, $120 का कच्चा तेल आप देख के आए, है ना, 4% के ऊपर के आप बॉन्ड यील्ड देख के आए। सो इसलिए अब नया खराब, नो डाउट वहां तक पहुंचने में मार्केट थोड़े नीचे तो होंगे अगर पहुंचे तो, लेकिन पॉइंट ये कि पैनिक नहीं होगा। पैनिक आपका कब होता है, जब आप कोई नई चीज देखते हैं जो पहले नहीं देखी, अच्छी या खराब, उस हिसाब से। सो आई थिंक ग्लोबली मार्केट सेट है। थोड़ा सा इक्विटी मार्केट में और इक्विटी इन्वेस्टिंग को लेकर थोड़ी सी रिस्क एपेटाइट आ रही है। पहली बार पिछले 3 दिनों में अमेरिका में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, वो ये कि अमेरिका के इन्वेस्टर्स अगले 3 महीने या अगले 6 महीने से हटकर मार्केट पर व्यू लेकर खरीदारी करने की सोच रहे हैं। एक दूसरा, वहां के मार्केट भी ओवरसोल्ड हो चुके हैं। सो ओवरसोल्ड मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, और जिन इन्वेस्टर्स का व्यू 1 साल प्लस का है, और जब आमतौर पर राय बेरिश बने तो फिर वहां पर थोड़ा बहुत खरीदारी जो होती दिख रही है, वो अमेरिकी मार्केट की चाल है बेसिकली। तो वो चल रहा है अभी। चलिए, तो ये तो अच्छा संकेत आ गया। और डॉलर का तो आपने एकदम परफेक्ट कोरिलेशन पकड़ा था। एक पुराना ट्रिगर जो हम इग्नोर कर रहे हैं बट धीरे धीरे ऊपर आ गया है, $85 वाला क्रूड अब 95 पर आ रहा है। 20 लाख बैरल की कटौती, अनिल जी कैसे समझना है? आखिरी बार 1 लाख बैरल की तो इन्होंने इग्नोर कर दिया, बट क्या इस बार 20 लाख इग्नोर कर सकता है मार्केट? जी नहीं कर सकते। लेकिन जितना $1 लाख की कटौती पर मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया, उस हिसाब से $20 लाख की कटौती पर भी रिएक्शन होगा, लेकिन $20 लाख जितना नहीं होगा। अच्छा क्या है, खराब क्या है? पहली चीज तो है कि कच्चे तेल का दाम $1 भी बढ़े तो हमारे लिए खराब है। हमें पसंद ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। सो 85 से 95 की रेंज में अगर आ जाता है, $10 बढ़ता है, तो मेरी जेब से पैसे ज्यादा जाते हैं, है ना। सो वो मुझे पसंद नहीं है। सो इंडिया के लिए कच्चा तेल का दाम बढ़ना तो अच्छा नहीं। अब आइए, कितना खराब है? जब अच्छा नहीं तो खराब कितना? जी, ये ओपेक प्लस वाले लोग ऑलरेडी 35 लाख बैरल कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना इन्होंने कमिट किया। मेरे ख्याल से 10 करोड़ इन्होंने कमिट किया हुआ है पर बैरल का, पर डे 10 करोड़ बैरल का अंदाज से। एग्जैक्ट हमें नया फिगर देगी, लेकिन अगर उसके सामने ऑलरेडी 35 लाख बैरल कम कर रहे हैं, तो जितना आप बोल रहे हो, आपने जो प्रोडक्शन टारगेट रखा, आप तो उससे कम ही प्रोड्यूस कर रहे हो। बिल्कुल, है ना। आज बग्गा साहब भी होंगे 11 बजे, उनसे और विस्तार से समझेंगे भी इस बात को। लेकिन अगर ऑलरेडी आप 20 लाख बैरल अभी बोल रहे हो, और पहले 10 लाख बैरल का था, ठीक है, अब 20 लाख आप कम बोल रहे हो, लेकिन कर तो 35 लाख कम रहे हो। देखने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसमें, वो ओपेक प्लस की बात से ये समझ में आ जाए, जो मैं अभी तक समझ नहीं पाया, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ क्लैरिटी का, कि 35 लाख बैरल जो आप कम प्रोड्यूस कर रहे हो प्लस 20 लाख है, तब तो टेंशन है। यानी कि आप जितना चाहिए उससे 55 लाख बैरल कम कर रहे हो, या चाहिए जितना टारगेट है। और अगर वो 35 में ही 20 है तो फिर तो हो गया ना, फिर नया क्या है? करेक्ट सर, है ना। हम तो भाई जब 35 कम कर रहे थे तब भी भाव $85 आ गया ना। यस, तो अब उसी 35 लाख बैरल जो कम प्रोड्यूस करे उसी में 20 लाख इंक्लूड है, तब तो बात ही खत्म। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये डिमांड है ही नहीं। डिमांड नहीं होने की वजह से आप प्रोड्यूस कर। एक चीज बताओ दीप मुझे, कच्चे तेल की डिमांड कहाँ है? इंडिया के अलावा किसको खरीदना है? करेक्ट। इंडिया के अलावा किसी को चाहिए तो बताओ? नहीं, है ना। को नहीं चाहिए, ग्रोथ तो हमारे यही है, हमें ही चाहिए। बाकी तो क्या है, बाकी तो यूरोप और ये नेटो है, और यूरोप वालों के बीच में, रशिया के बीच में जो चल रहा है, इसमें खींचातानी होगी। सिंपल सी चीज है, ओपेक प्लस का मेंबर है रशिया, और रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह से फाइनेंशियल रिलीफ मिले यूरोप को। उसको जरूरत लगेगी तो हमें $10 जो बढ़ रहा है ना, इधर से $10 हमें कम पे दे देगा। बोले आप शांति से लेते रहो मुझसे क्रूड। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा क्रूड का इंपोर्ट रशिया से सबसे ज्यादा हुआ है इतिहास में। नहीं तो आज तक हमारा गल्फ कंट्री से सबसे हाईएस्ट आता था। इस बार सिचुएशन बदल गई। क्यों बदल गई? रशिया को लगेगा तो थोड़ा पैसा गल्फ कंट्रीज को दे देगा कि आप प्रोडक्शन कट रखो, थोड़ा हमें सस्ता दे देगा, लेकिन वो यूरोप को जीने नहीं देगा। और यही हो रहा है। सो इसको है ना, नो डाउट हमें देखने पे लगता है हमें ज़्यादा पैसा लग रहा है सेंटीमेंट के लिहाज से थोड़ा लेकिन अंदर घुस के भी देखना पड़ना होता है। अंदर घुस के देख के पढ़ने पे मुझे कच्चे तेल के बड़े दाम से उतनी टेंशन नहीं है। राइट, तो टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, ठीक है, तो डर नहीं लग रहा मुझे। ये अच्छा हो गया इतने बड़े कट के बाद। हाँ, क्योंकि गेम समझिए, गेम रशिया का क्लियर है कि यूरोप को हमें ठोकना है। हाँ, वही चल रहा है अभी। और इनको फाइनेंशियली मार, जब तक मैं बता रहा हूँ ये 2-4 देश उड़ेंगे नहीं ना, तब तक रशिया शांति से बैठेगा नहीं। बिल्कुल। और हमारे लिए क्या है, ठीक है, आप इंडिया हो, हमारे दोस्त हो,
हमारी गुड बुक्स में हो, थोड़ा सस्ता अलग से ले लो। गल्फ वालों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली है ना, रशिया पैसा दे देगा। आज की तारीख में पैसा रशिया के पास हो गया, उल्टा सबसे ज्यादा ऐसा हाल है। करेंसी अप्रिशिएट। सो आई थिंक इस गेम को समझ के बहुत ज़्यादा डरिए मत। नो डाउट बढ़ना अच्छी बात नहीं है किसी भी लिहाज से, लेकिन उतना पैनिक नहीं कर देना और ऐसा परेशान नहीं हो जाना कि अरे कच्चा तेल $10 नीचे से ऊपर आ गया। ये परेशान नहीं होना है। हाँ। ठीक है, डन सर। तो चलिए, कच्चे तेल की परेशानी नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स हमारे लिए अच्छे हैं। अच्छा, हमारे बाजार की बात करें तो अच्छा फंड एक्शन आ गया सर ट्यूसडे को, सभी जगह खरीदारी कहाँ पे किधर आया? नहीं, किधर ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है। 1345 करोड़ का तो खरीदा है दीप। फ्यूचर्स में तो अच्छी खरीदारी करी है। अभी क्या खरीदा है, अब नहीं, खरीदेंगे। अब खरीदेंगे। हाँ, लाइन लगा के लेंगे। अच्छा, देखिए, अक्टूबर सीरीज की शुरुआत से जी। पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये तेजी का महीना है सीरीज का। अक्टूबर का पहला हफ्ता है, एक हफ्ता निकाल लीजिए शांति से। करेक्ट सर। हर 1% पर आपको 8 में से 6 बार नवरात्रि में पिछली बार से तेजी हुई है। गणपति में हर बार होती है, जिसको मानना है माने, नहीं मानना माने। मैं तो मानता हूँ। और आप अभी भी देख लीजिए, आपने नवरात्रि शुरू कहाँ की, समापन कहाँ पर करें। बिल्कुल बिल्कुल 100% सर। वो छोड़िए, चलो वो जिसको नहीं मानना ना भी माने, लेकिन ये तो मानेंगे कि 13% की अगर एफआईज इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन के साथ सीरीज की शुरुआत करते हैं तो वो सीरीज दमदार होती है। ज़्यादा पीछे मत जाइए, जुलाई की देख लीजिए जी बिल्कुल। और पुरानी अगर 2020 की देखनी तो 4 मिल जाएगी आपको ऐसे। सो डेटा भी है, ट्रेंड भी है, लेवल्स भी है, अंडर इन्वेस्टेड है हमारे मार्केट में सारे एफआईज, इवन ट्रेडर्स की सबकी गुरुवार को। आपको क्या कहा था, खाली एक ही तो चीज़ कही थी कि एक हफ्ता निकाल लो शांति से। हर 1% घटे तो और पैसा डाल दीजिए, 150 पॉइंट निफ्टी घटे तो 9 इंस्टॉलमेंट में डाल दो, 6 में डाल दो, 3 में डाल दो, आपको जैसा ठीक लगे सर। बिल्कुल। अब आप अगर ये चाहें कि किस दिन मार्केट बॉटम करेगा, किस पॉइंट पर करेगा, वहीं पर मैं आपको पूरा का पूरा बोल दूं कि यहीं पे सारा डाल दीजिए, यहीं 18,100 पे निकाल दीजिए। इतनी एक्सपर्टाइज होती तो फिर बात ही क्या है। Exactly. और एक्सपर्टाइज आप सोचो ना दीप, मैं फ्रेंकली बोलता हूं, पहली चीज, सोमवार शाम को किसी ने सोचा था कि 765 पॉइंट डाउ बढ़ जाएगा रात नहीं को? सोचा। मंगलवार कौन सोच सकता था कि 850 बढ़ेगा, उससे भी ज्यादा? नहीं सोचा। तो कई सारी चीजें आप ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं, डायरेक्शन क्या होगा उसका अनुमान लगा सकते हैं, कितने दिन की तकलीफ या कितने दिन तक आपको शांति रखनी है वो अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पर लगा पाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इस तरह की सिचुएशन में। कई बार हम लेवल्स के हिसाब से करते हैं। जब अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें, अपना पॉइंट बहुत क्लियर था, ट्रेंड नेगेटिव किया ही नहीं किया। जब तक 16,800 17,000 की सपोर्ट रेंज के नीचे जाकर नहीं बंद होता, हम नहीं करेंगे। एक दिन 16,747 भी दिखाया इंट्राडे में आपको, एक दिन 16,788 भी, 2 दिन 16,800 के नीचे भी गया, बंद नहीं हुआ। 16,816 की सबसे लोएस्ट क्लोजिंग मिली है। सब डेटा याद रखता हूँ और आपको देख के बोल रहा हूँ, पढ़ के नहीं बोल रहा। नहीं वो उस पर कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि उनको जीना पड़ता है जी, तब जाके वो कॉन्फिडेंस आता है कि क्यों मार्केट ऊपर जाएगा। और अभी भी बोलता हूं, दिवाली तक मंदी सोचिए मत। अच्छा, मान के अब एक फॉर्मूला दूसरा देता हूं। अब इसका मतलब ये नहीं आप सब कूद पड़ेंगे, बोला आपने बोला मंदी सोचिए मत, मंदी सोचिए। पहली चीज, दिमाग में मंदी मत लाइए। स्क्रीन पे मंदी होगी, हाँ हो सकती है, होगी तो क्या करना है, अब जिस दिन किसी ग्लोबल रीजन की वजह से तेज गैप से नीचे खुले, आपको लेना ही है। ओके, वो अपनी पुरानी वाली स्ट्रेटेजी पे वापस आ जाओ। और क्यों खुलेगा पता नहीं, खुल सकता है 13 तारीख को अमेरिका में महंगाई का आंकड़ा आ रहा है, उसके पहले महंगाई के आंकड़े के बाद तो मैं पॉजिटिव हूँ। हाँ, इस बार अमेरिका के महंगाई के आंकड़े में मैं बहुत पॉजिटिव, सरप्राइज करने वाला। हाँ, मुझे लगता है सरप्राइज करेगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है एस्टिमेट के हिसाब से, या कभी भी कोई भी खबर से आ सकता है। अब ग्लोबल वजह से जो खबर आएगी कभी भी, तो हमें लेना है उसमें। ओके, हमारा वो मौका मिलेगा, वो डिप मौका मिलेगा। हमारे मार्केट अभी भी हल्के हैं, चाहे ट्रेडर्स की पोजीशन से देख लें, चाहे इन्वेस्टर। परसों भी कौन ले पाया है? नहीं, जो जिसका भाव आ रहा था सब दे ही रहे थे ना। आप खुद अपने आप को पूछो ना, मुझे क्या पूछना, वो निकलने का मौका। हाँ, सबको जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको सब बता रहे, आया भाव बेचो बेचो बेचो। करेक्ट, वही ट्रेड हुआ। हाँ, क्योंकि नेचुरली क्या फंसा हुआ इन्वेस्टर। कई बार मैं आपको बता सकता हूँ, जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, अगर आपने कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स में पोजीशन ली, जिस भाव में ली, उस भाव से सपोज इंडेक्स आपने निफ्टी खरीदा, निफ्टी आपके भाव से 500 नीचे आ गया जी, और 500 नीचे आने के बाद जब वो भाव आता है, आप भाव निकलता है तो इतनी दिल को खुशी होती है, और वो खुशी इतनी होती है दीप जी, वो खुशी का ठिकाना नहीं है। अगर आप यही 17,500 का लेके 17,700 पे बेच देते,
तो उतनी खुशी नहीं नहीं होती जितना 500 पर नीचे देख के भाव हाँ मेरा भाव आ गया। एब्सोल्युटली। ये थॉट प्रोसेस है आम इन्वेस्ट ट्रेडर की, ये थॉट प्रोसेस है, इसलिए ज़्यादा लोगों ने बेचा ही है। अभी भी पोजीशन देखिए बहुत हल्के। सो आई थिंक मैं अब से लेकर दिवाली के बाद रिव्यू करेंगे। दिवाली तक तो एंजॉय कीजिए, हर गिरावट में लेना है, हर गिरावट में लेना, बात खत्म। डन। अगर इस बीच में कोई अगर बदलाव होगा जो हो सकता है, मार्केट हमेशा स्टेबल एक तरफा नहीं रहते, कभी कोई ट्रिगर ऐसा आ गया जिसमें हमें बदलना है तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ व्यू तो आपको थोड़ा सा लंबा लेना होता है। तो अक्टूबर सीरीज का व्यू मैंने पहले दिन से दिया है, अक्टूबर महीने का पहले दिन से दे रहा हूँ। बार बार पिछला हफ्ता जो मुश्किल भरा था वो आपका निकल गया। अब आपको खरीदारी की तरफ धीमे धीमे बढ़ते रहना है। जब भी इंट्राडे में करेक्शन मिले, फॉर एग्जांपल आज गैप से खुलने के बाद 100 पॉइंट आप नीचे आ जाते किसी भी लेवल से, लेना है। 17,450 से आप नीचे आ गए 17,350 ले लेना है। 17,500 से नीचे आ गए 17,400 लेना है। किसी दिन समझो कल आज अच्छे बंद हो गए, कल गैप से आप नीचे आए 150-200 पॉइंट किसी वजह से, लेना है। समझ गया। अब ये मौका है बस। ये मौका एक हफ्ते पहले भी था। आप ये मत बोलिए कि 2 दिन अमेरिका बहुत अच्छा बंद हो गया इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। नहीं, ये तो 1% पे तो पिछले हफ्ते से यही है, बिल्कुल, और वही रहेगा। दिवाली तक स्टैंड यही है, उसके बाद रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 हफ्तों का तो आपको 3 हफ्तों का आपको अब किसी को अच्छा लगे बुरा है, मेरा व्यू तो मैं तो गणपति भी देखता हूँ, नवरात्रि भी देखता हूँ, दिवाली भी देखता हूँ। और बाय द वे इससे याद आया, कल दशहरा था, मैंने एक रात को बहुत लेट नाइट 12 बजे के बाद मैंने ट्वीट किया। जरा वो ट्वीट निकालेगा, अगर मेरी टीम निकाल पाए तो वो जरा वो ट्वीट और वो जो वीडियो है वो उस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। थोड़ी देर में मैं उस पर आऊँगा जो मैंने किया था। लेकिन हाँ, तब तक आपके कुछ और सवाल के जवाब जल्दी से दे दूँ। बिल्कुल सर। तो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि एक बार स्ट्रैटेजी बात कर लेते, फिर स्टॉक्स पे भी बात करने पर एक बार स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं बाजार की। सो बाजार की स्ट्रैटेजी में ग्लोबल वगैरह 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 सब पॉजिटिव है, एक्सेप्ट एक न्यूट्रल है एफएनओ के। न्यूट्रल भी इसलिए कि थोड़ा सा पुट-कॉल रेशियो नेचुरली परसों की तेजी के बाद हल्का सा ऊपर आया है, बाकी सारे पॉजिटिव। 17,200 17,275 आज के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 17,100 से लेकर 17,125 अब आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन बन जाता है, उसके नीचे जाने की संभावनाएं हो गई कम। 17,400 450 इस रेंज में खुल के हम टाइम पास करेंगे। पार करके निकले तो 500 से 575 का टारगेट बनता है निफ्टी का ऊपर की तरफ, 17,500 575। बैंक निफ्टी 39,050 39,175 आज के लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे 38,650 से 38,825 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है। इस रेंज में अगर गलती से आ जाए तो खरीदना ही खरीदना है। ऊपर 39,400 से 39,550 की रेंज में हम यहाँ पर थोड़ा रुकावट देखेंगे। 39,700 से 39,900 ये ऊपर की रेंज है जहाँ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक और चीज़ इन 2 लेवल्स पे बताना चाहता हूँ दीप, इसमें 2 डेटा आपको दिखेंगे। आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी हम कह रहे थे कि अगर आप 17,025 के ऊपर बंद हो गए तो आपके लिए काफ़ी रिस्क कम हो जाती है। ठीक है, 17,325 का एक लेवल मैंने दिया था कि जिस दिन 17,325 के ऊपर आप बंद होंगे उस दिन ये मान लीजिए कि 16,750 का बॉटम आपने बना लिया। और बॉटम बनाने की प्रोसेस, बॉटम बेस फॉर्मेशन, तीनों प्रोसेस आपको दिख गई। मैंने बताई थी कि किस तरह से वॉलेटिलिटी में इंट्राडे वॉलेटिलिटी से क्या बनता है, बिल्कुल पोजिशनल कॉल आपको कैसे, कब यू शेप और वी शेप रिकवरी, ये सारी चीज़ें काम की है। अब आप उसको जो 4 दिन 5 दिन पहले बोला था उसको रेट्रोस्पेक्टिव लगा के देख लो, अच्छा आपको आपको समझ में आ जाएगा। सो पहली चीज़ है 17,325 आज अगर इसके ऊपर बंद होते हैं तो आपका बॉटम 16,750 का बन गया। ठीक है, बैंक निफ्टी 39,550 के ऊपर आज बंद होना जरूरी है। अगर 39,550 के ऊपर बन गए तो नीचे की रिस्क आपकी जो बैंक निफ्टी की भी थी 37,386 की, वो बॉटम हो गई एक तरह से। ठीक है, तो ये 2 लेवल आज इसके ऊपर क्लोज कराओ आप, इसके ऊपर। ठीक है, 17,325 वो तो काफी इजी दिखता है। अब तो दिख ही रहा है। 39,550 ये थोड़ा सा 500 पॉइंट दूर है जहाँ से हम बंद हुए, ये करा दो दीप, बस डन सर। इंतजार रहेगा इन लेवल्स पर। ठीक है, बट दिन के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट लेवल 17,325 से ही गिना है मैंने सीधा, क्योंकि खुली आप 400 के ऊपर हो ना, तो 325 275 200 175 125 और 100 तक के लेवल नीचे सपोर्ट। ऊपर 17,380 17,400 2 छोटे लेवल हैं, 425 450 मीडियम लेवल है, 17,500 525 और 575 तक के बड़े लेवल, ये निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी यहाँ पे पहला लेवल मैंने 39,200 का ही लिया सीधा, जो आपका परसों का हाई है 39,180 के आसपास का बनाया था, उसके ऊपर 39,200 39,125 और 39,050 3 छोटे लेवल हैं, और 38,900 38,825 और 38,650 बस 6 सपोर्ट लेवल काफ़ी है ऊपर खुलने के बाद। ठीक है, अब आइए
ऊपर की तरफ के लेवल 39,325, 400 और 39,550, ये 3 छोटे लेवल है। 39,700, 800 और 900 3 मीडियम लेवल है। 40,075, 40,200 के फाइनल लेवल ऊपर की तरफ। गॉट इट। 40,000 की बात कर रहे हैं फिर से? हाँ, करनी है। आ गए लेवल, आएंगे सब आएंगे। ठीक है। अच्छा, बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा ग्लोबल सपोर्ट दे दे। ये बार इन्फ्लेशन का नंबर अगर दीप है ना थोड़ा ठीक आ जाए अमेरिका में, तो दिवाली तक एक बार आप 18,000 लाइफ हाई की तरफ बढ़ जाएंगे। दिवाली तक 3 हफ्ते में आप एक बार फिर से देखो दीप अक्टूबर की सीरीज को। अक्टूबर की सीरीज हिस्टोरिकली 6 से 8% तक के रिटर्न एक बार नहीं कई बार दिया। पिछले 12 साल की सीरीज को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। मतलब 12 साल में से 5 बार 6 से 8%, 2 बार या 3 बार 3%, सिर्फ एक बार नेगेटिव बंद हुई है। सिर्फ एक बार। करेक्ट सर, आता है एक्शन। ठीक है भाई, हम तो क्या सीखेंगे कहाँ से? इतिहास से। आज तक जितना सीखा इतिहास से तो सीखा है। ठीक है, हर वक्त इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं है, लेकिन सीखना तो वहीं से पड़ता है, और कहाँ से सीखोगे? बिल्कुल सर। तो सीख कर थोड़ा अप्लाई कर लो, थोड़ा अपना दिमाग अप्लाई कर लो। आज भी क्या है मैं बताता हूँ आपको, जो एफआईएस की बात करते हो, डेटा आपको यही बताता हूँ। 1345 करोड़ की खरीदारी की है, मजबूरी वाली है, दम लगा के नहीं खरीदा, कन्विक्शन नहीं। मजबूरी वाली खरीदारी 3090 करोड़ की है जी। इंडेक्स फ्यूचर्स में। अच्छा। ओपन इंटरेस्ट घटा है। मजबूरी वाली खरीदारी 2180 करोड़ की है स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस की, ओपन इंटरेस्ट घटा है। फिर भी मजबूरी में करते करते भी दीप 7,000 करोड़ की खरीदारी कर डाले हैं। डायरेक्शनल खरीदारी। बिल्कुल। मतलब लेना तो पड़ ही रहा है। और अच्छा, इतना सब लेने के बाद भी क्या है, एफआईएस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 13% से 19 हुई है। हाँ, कौन सी 19% ज्यादा है? ज्यादा नहीं है, अभी भी कम है, अभी भी और लेना पड़ेगा। लोकल फंड्स भी 946 करोड़ का थोड़ा खरीदा, लेकिन खरीदा अपने साथ। सो आई थिंक डेटा अभी भी तेजी की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाकी पुट कॉल रेशियो, लॉन्ग पोजीशन, बाकी पुट कॉल रेशियो 1.24 पर है, लेकिन हल्के मार्केट पर है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.03 ठीक है। विक्स 8% घटकर आया, तो थोड़ी चिंताएं जो ग्लोबली पहले थी वो थोड़ी कम हो रही। अब आइए स्टॉप लॉस। 2 स्टॉप लॉस देता हूं। पहला तो क्लोजिंग वाला है निफ्टी पर 17,100। अगर आपको इंट्राडे में भी थोड़ा दूर का रखना है तो वहाँ रखें, लेकिन मेरा ये समझना है गैप से खुलने के बाद कल का क्लोज 17,275 का, परसों का, उसके थोड़ा नीचे 17,250 का इंट्राडे रख लीजिए, क्लोजिंग 17,100। बैंक निफ्टी सिमिलरली 38,600 थोड़ा दूर है क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, इंट्राडे 38,900 रख सकते हैं। जिसको दूर रखना है 38,600 रखें, लेकिन मेरे हिसाब से 38,900 काफ़ी है। अब आइए शॉर्ट पोजीशन। 17,325 के ऊपर बंद होने पर आपको शॉर्ट काट लेनी है। इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों वही रखिए। अब आप बोलोगे इंट्राडे तो 17,350 के ऊपर ही खुल रहे, तो क्या करें? काटो, नहीं तो 17,500 और रख लो। अगर आपको और इंतजार करना कर लो, आपकी मर्जी पर। ठीक है। हमारे हिसाब से तो परसों भी जब आप 17,200 के ऊपर बंद हुए तो इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। बिल्कुल एज ए डिसिप्लिन काटना ही है। नहीं काटते। क्या होता है कि लेने में और देने में दोनों में अगर आप डिसिप्लिन के बगैर खड़े रह जाते हैं ना पोजीशन, तो घटते हैं तो भी 18,100 से 16,750 आ गए। बढ़ने में भी 16,750 से देखो 17,500 बढ़ने में टाइम नहीं लगा। सो इसलिए स्टॉप लॉस मेंटेन रखना जरूरी है ना। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। एक ही अपना 39,950 की हम बात कर रहे हैं। इंट्राडे भी वही रखेंगे, क्लोजिंग भी वही है। ठीक है सर। अब आते हैं नई पोजीशंस पर। कैसे बनाने हैं? आज तो लग रहा है गैप अप फिर से होने वाला है। उसके बाद 17,250 स्टॉप लॉस से खरीदना है। 17,380, 400, 425 3 छोटे लेवल है। 17,450, 17,500 मीडियम लेवल, 17,525, 17,575 तक के लेवल के लिए खरीदना है। ठीक है। जो लोग शौक फरमाना चाहते हैं शॉर्ट का, जरूर शौक फरमाएं। शौक बड़ी चीज है। 17,500 से 17,575 की रेंज में बेचने की सोचें। बेच भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ना बेच सकें, बेच भी सकते हैं, लेकिन 17,650 का स्टॉप लॉस लगाकर टारगेट जो बनेगा 17,450, 425 और 17,400 3 छोटे टारगेट हैं। 380 और 360 मीडियम टारगेट है। 17,325, 17,275 फाइनल टारगेट। एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ शॉर्ट करने के बारे में। एक, शॉर्ट करने का इनिशिएशन आखिरी आधे 1 घंटे में नहीं होना चाहिए। ओके। अनलेस कि आपको ग्लोबल संकेत वीक दिख रहे हो। फॉर एग्जांपल परसों के सेशन में हमारी शॉर्ट करने की राय ये थी कि 275 325 की रेंज में आप शॉर्ट करिए जी। और आपका कल परसों का हाई 287 का था, बंद आप 275 पे हुए एग्जैक्टली। लेकिन ये लेवल पहुंचा कब? 3 बजे बाद। 3 बजे के बाद। 3 बजे बाद अगर डाउ फ्यूचर्स आपका 450 पॉइंट ऊपर है तो शॉर्ट करना बनता है? जवाब है ना। सो ऐसा नहीं कि खाली लेवल हमेशा सिक्रोसेंट है, जो बोल दिया वो आपको उस तरह का माहौल भी देखना। और अगर यही लेवल आपका सुबह सुबह आ जाता है
तो एक बार बेचना बनता है, राइट। क्योंकि आपके पास पूरा दिन भर है, फिर वो सप्लाई जोन है, तो कोई तो बेचने आएगा। लेकिन दिन के अंत में जब आप टॉप पे वहां जाकर बंद हो रहे हो और आपको डाउ फ्यूचर, अब फॉर एग्जांपल आज आप 17,575 पे पहुंचते हैं 3 बजे बाद, और डाउ फ्यूचर आपके दिखते हैं 200-250 ऊपर, तो बेचना है? तो जवाब है ना। यही अगर आप 17,575 शुरुआत के 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, वहां बेचिए, भले आपका डाउ 100-150 ऊपर है, समझ गया। क्योंकि एक चांस आपको इंट्राडे में दे सकता है। ओवरनाइट में अगर डाउ फ्यूचर आपको 150-200 ऊपर दिखा रहा है, तो फिर शॉर्ट कैरी क्यों करेंगे आप? क्यों करना चाहिए? राइट। उल्टा तो हमेशा हो सकता है और कई बार होता है, लेकिन वो आपको पता थोड़ी है। उस समय का रिस्क अलग है ना। आप तो कोई डिसीजन लोगे तो उस समय की सिचुएशन को देख के लोगे ना। वो ध्यान रखना जरूरी है। तो ये कब शॉर्ट लॉन्ग करना है, ये धीरे धीरे ना, या तो सुन सुन के समझ में आएगा या कर खुद पैसा देखिए। दोनों ही ऑप्शन है, आपको कौन सा पसंद है देख लो। सुनना बेटर है, बचते हैं पैसे उसमें। बैंक निफ्टी सर, सुनते तो सब लोग एक ही किए, जिसका अनुभव आपको दीप है नहीं, जाने दीजिए। अच्छा। मार्केट में भी सब जगह। ओके, बैंक निफ्टी खरीदे 38,900 के स्टॉप लॉस के साथ, 39,325, 39,400, 39,550, ये लेवल 3 तो दिखते हैं जहां आज हम पहुंचेंगे। उसके ऊपर 39,700, 800 और 900 3 मीडियम लेवल है। 40,075, 40,200 फाइनल टारगेट। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही शॉर्ट करें। 39,700 से 39,900 की रेंज में अगर आप स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं, रिस्क लेना जानते हैं, उस वक्त का मूड माहौल देखकर करें, नहीं तो ना करें, ठीक है। अदरवाइज फिर आपके लिए शॉर्ट करने की रेंज 40,075 से 40,200 की आती है, दूर आती है। और बैंक निफ्टी में हमने शुक्रवार को ये परसों यही बोला था कि ऊपर के लेवल पे ही शॉर्ट करिए, और अगर एग्रेसिवली आप कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ भी स्टॉप लॉस आपका 40-100 का पक्का होना चाहिए अगर आप बेचें तो, और जितना ऊपर बेचने की सोचे उतना बेहतर है, ना करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 39,550, 425 और 39,325 3 छोटे लेवल है। 39,200, 125 और 39,050 लेवल भी ज़्यादा दूर के नहीं दिए शॉर्ट काटने के लिए, ताकि क्या है, नहीं तो क्या उम्मीदें जग जाती है कि बहुत गिर सकता है नीचे आएगा, तो छोटे लेवल के लिए अगर करना चाहे तो। और ये कई बार मैं इसलिए भी देता हूँ कि जिनको करना है वो करेगा ही। हाँ, कुछ लोग होंगे जो बाय ऑन डिप्स का इंतजार करेंगे, वापस नीचे आएगा तो लेंगे। तो आज मुझे लगता है एक बार गैप से खुलने के बाद अगर शुरुआत के 10-15 मिनट में कोई 50-75 पॉइंट की डिप आती है, वहाँ पकड़ लेना है, वहाँ पकड़ लेना। हाँ ठीक है, बस समझ गया सर। चलिए, तो ये है पूरा आज की स्ट्रैटेजी। इंपॉर्टेंट लेवल्स कोई वायदा कारोबार? हाँ, वायदा कारोबार में नीचे तो एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 17,200, जिसके नीचे अब आप बंद होंगे नहीं। 70 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में है, हाईएस्ट भी है। 17,500 रुकावट है, 80 लाख शेयर वहाँ पर है। तो अगर 17,500 के ऊपर आज बंद हो जाते माफ़ कीजिएगा, तब तो कहना ही क्या। 17,325 के ऊपर बंद होते तो भी हमने बॉटम बना लिया, और बीच में बंद होते तो कल की कल देखी जाएगी। वीकली एक्सपायरी है, तो आज थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन रह सकता है। एक तो हफ्ता छोटा था, दूसरा इस वीकली एक्सपायरी में शुक्रवार को तेजी से बढ़े, सोम को तेजी से घटे, मंगलवार को फिर तेजी से बढ़े, आज फिर बढ़ने का दिन है। सो आई थिंक ट्रैपिंग तो होगी। 17,500 के ऊपर टिकना जरूरी है। अगर टिक गए आज, और वो भी एक्सपायरी के दिन, मजा आ जाएगा दिन। 17,500, हाँ 17,500, क्योंकि 17,400 पे 25,400 दिख रहा है, 20 पॉइंट की प्रीमियम गिन लो, लेट्स सी। बट मुझे लगता है एक बार तो हम आज 17,500 के करीब पहुंचने की कोशिश पक्का करेंगे। एक अटेम्प्ट? हाँ, एक अटेम्प्ट तो होगा। वो 475 से 525 की रेंज एक बार तो दिखेगी। अच्छा, बड़ा लेवल है। इतना तो बनता है, तो बनता है, और इतना नहीं बनता तो फिर मजा नहीं। आज तो एफआईएस की शॉर्ट ट्रैप करने का दिन है। हाँ। अगर मौका मिलेगा भाई, ये ताकत दिखाओ लोकल ट्रेडर्स की, मजा आएगा, मजा आ जाएगा। ट्रैप होने के लिए बेस्ट दिन है। एक दिन तेजी, एक दिन तेजी, मंदी, तेजी, फिर वापस यही हो रहा है ना, और वापस एक्सपायरी थर्सडे से तो यही है। हाँ, सो आज का दिन बहुत सही है ट्रैप होने का। 500 अगर क्रॉस करके टिक गए ना, तो फिर दिवाली, दशहरे के बाद दिवाली की आतिशबाजी। ठीक है। बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में खास डेटा है नहीं दीप, छोटे हैं डेटा, इसलिए मैं ज़्यादा 39,000 सपोर्ट है, 21 लाख शेयर पुट और कॉल दोनों में बराबर है, जो हम बात कर रहे थे उस दिन। ये देखो 39,000 पे दोनों बराबर खड़े हैं, और 39,000 के ऊपर बंद हो रहा है। सब याद है, करेक्ट दिलाना पड़ता है ना, वैसा ही है। हाँ, देख लो 39,500 पर हल्की फुल्की रुकावट है। 40,000 के ऊपर टिक कर बंद हो पाएंगे, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, आगे रुकावट वहीं पर है। चलिए, तो ये आपके लिए पूरी स्ट्रैटेजी। आईपीओ 9 बजे बात करेंगे सर? हाँ, 9 बजे आईपीओ बात करेंगे, पर कुछ स्टॉक्स की बात करनी है सर। और लगातार हम देख रहे हैं स्पेशली बैंक्स और फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज की तरफ से। हमने एमएनएम फाइनेंस देखा था उस दिन 10-11% भागा था।
बजाज फाइनेंस देख लीजिए, बाकी एनबीएफसी देख लीजिए, जबरदस्त अपडेट्स आ रहे हैं। बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। एक तो सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस स्मॉल बैंक, फाइनेंस बैंक, जिसकी जबरदस्त ग्रोथ आई है। एडवांसेस में आप ग्रोथ देखें 6-6.25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बता रहा हूँ। बहुत मजबूत ग्रोथ के नंबर हैं। डिस्बर्समेंट 2% बढ़े हैं, डिपॉजिट भी 7% के आसपास बढ़ी। तो नंबर्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये दिखा रहे हैं कि रूरल इंडिया में कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। मैंने एमएनएम फाइनेंस के लिए भी यही बोला था, आपको याद है बिल्कुल। कि कहाँ खरीदारी हो रही है। तो 4 महानगरों में कुछ नहीं है, इसके बाहर दुनिया है हिंदुस्तान की, और वहाँ हो रहा है। पूना वाला फिनकॉप देखो, हिंदुस्तान की, और वहाँ हो रहा है। पूना वाला फिनकॉप देखो, क्या गजब के नंबर है। डिसबर्समेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दी 44% बढ़कर आए। मतलब नो डाउट, मतलब पिछला क्वार्टर किसी हिसाब साल दर साल नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, सॉरी साल दर साल 44% है। 8.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर किसी भी हिसाब से कम नहीं है। 8.5% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ के आना, 10-11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी हाउसिंग एयूएम बढ़कर रही है। आप सोचिए, तो हर एक तरह से एसेट क्वालिटी मजबूत है। पूना वाला के नंबर बहुत स्ट्रांग है। ये स्टॉक आज कमाल दिखा सकता है। ये 330-335 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। पूना वाला बहुत मजबूत नंबर जो प्रीमियम बाजार इसको दे रहा है वो जस्टिफाइड नंबर्स में आ रहा है। नंबर्स में ये आया है, बहुत बढ़िया नंबर्स है। लंबे समय बाद मुझे बढ़िया नंबर्स दिख रहे हैं। एयू में आप देखिए 5% तिमाही दर। मैं इस बार नंबर सारे मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहा हूँ, मैं ईयर ऑन, जबकि जनरली इनके नंबर्स ईयर ऑन ईयर देखने चाहिए, लेकिन मैं पिछला साल एक्सेप्शनल मान रहा हूँ। तो उस हिसाब से आप देखो तो बहुत बढ़ के आएंगे। मुझे वो चाहिए ही नहीं कि 45% और 70% कर दो। मुझे 5 और 7% पिछली तिमाही से इस तिमाही बढ़ गए, मैं खुश हूँ। तो ये बहुत बढ़िया नंबर्स हैं। आरबीएल ठीक ठाक है, कोई खास ऐसा नहीं। इसके अलावा बजाज फाइनेंस थोड़े से तिमाही दर तिमाही नंबर मैं ऐसा खुश नहीं हुआ, खास नहीं है। मतलब जो हिसाब से स्टॉक का प्राइस है, जो उससे एक्सपेक्ट करते हैं, उस हिसाब से नंबर थोड़े से ढीले हैं। लेकिन सबका फेवरेट है, अपग्रेड्स भी हैं। तो मेरा स्टॉक की प्राइस पे आज कोई कमेंट नहीं की, और मार्केट का मूड भी ऐसा है। बट अदरवाइज जैसे नंबर मुझे चाहिए वैसे मुझे बजाज फाइनेंस के दिखे नहीं। बट बाकी मिड कैप्स के अच्छे हैं। मिड कैप्स के तो बहुत ही बढ़िया है। अब गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको के बाद इसके नंबर फिर से खराब है। पिछला क्वार्टर बहुत ही खराब, वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से देख ले, मार्जिन, मतलब इसके रिजल्ट गंदे ही आएंगे इस बार। ठीक है, बट पॉइंट एक ही है, जो बचाने वाली चीज़ की अगली तिमाही से मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारी थोड़ी सी मार्जिन की प्रेशर कम हो जाएगी। और आपको याद होगा मैरिको को इनके पहले केस में अपने यही बात करते हैं, वॉल्यूम ग्रोथ तो अब ट्रिगर ही नहीं है, अब तो मार्जिन का ही ट्रिगर है। पैसा कितना बनाओगे, वॉल्यूम तो आ ही रहा है ना, सबको आ रहा है, तुमको भी आ रहा है, हमको भी आ रहा है, लेकिन पैसा कितना बनाओगे। तो गोदरेज में मज़ा नहीं आया, इस क्वार्टर का तो मज़ा नहीं है। लेकिन अब सबको पता भी हो रहा है मैरिको के बाद, गोदरेज के बाद, कि चलो क्वार्टर खराब ही इन लोगों के लिए। तो अब बहुत सारे ऐसे चाहने वाले हैं जो अगले क्वार्टर और उसके बाद वाले क्वार्टर के दम पर नीचे आए तो खरीदेंगे। और जो इस क्वार्टर का सोच के बैठे थे उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट। तो बजाज फाइनेंस, गोदरेज कंज्यूमर बहुत मज़ा नहीं है नंबर देख के, लेकिन बाकी छोटी कंपनियां और एनबीएफसी कमाल के नंबर आ रहे हैं, वहीं पैसा बनेगा, वहीं पैसा। बिल्कुल, चलिए इन अपडेट्स पर रहेगी नज़र और स्टॉक्स भी रिएक्ट करेंगे। आइए और खबरों पर भी नज़र डालते हैं। हमारी टीम है तैयार, कुशल, नुपुर और साथ ही आशीष। कुशल, मॉर्निंग, बताएं कौन से ट्रिगर्स और खबरें आपके पास? मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से सबसे पहले तो आज होटल रेस्टोरेंट्स स्टॉक्स पर नजर रखिए, क्योंकि सर्विस चार्ज को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है। साथ ही नाइका 4:30 बजे आज इनकी प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है एक स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट को लेकर, तो इस वजह से ये फोकस में रहेंगे। जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर नजर रखिए, क्योंकि सीसीआई ने शर्तों के साथ सोनी जील के मर्जर को मंजूरी दे दी है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव खबर इनके लिए आ रही है। एनसीएलटी की तरफ से ये एडवाइजरी भी जारी की गई है कि 14 अक्टूबर को यहाँ पर, 7 सितंबर को इसका अनाउंसमेंट हो गया था, बट 14 अक्टूबर को ये शेयर होल्डर्स से अप्रूवल के लिए इस पर मीटिंग करने वाले हैं। इनफैक्ट दूसरी तिमाही के जो अपडेट्स हैं जिस पर सर अभी बात कर रहे थे, बजाज फाइनेंस, इस पे डिटेल अपडेट मैं आपको दे देता हूं। यहां पर न्यू लोन्स बुक्ड वो आ रहा है 68 लाख पर, सालाना आधार पर 7.9% की ग्रोथ रही है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 8.1% की गिरावट हमें आती हुई दिखी है। इनफैक्ट एयूएम भी आप देखिए तो 7% तक बढ़ता हुआ दिखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2.2 लाख करोड़। तो ये अपडेट हो गया बजाज फाइनेंस का। इनफैक्ट आरबीएल बैंक यहाँ पर भी कुल प्रोविजनल डिपॉजिट 5% बढ़ते हुए दिखे हैं सालाना आधार पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये फ्लैट रहा है इनका प्रोविजनल डिपॉजिट। इनफैक्ट प्रोविजनल ग्रॉस एडवांसेस की बात करें तो 12% तो बढ़े हैं सालाना आधार पर, बट केवल 4% ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी शानदार नंबर्स आ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। टोटल डिपॉजिट लगभग 6.8% बढ़कर 58,335 करोड़ पर आए हैं। ग्रॉस एडवांसेस में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 6.3% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है।
और कंपनी के डिसबर्समेंट्स में भी 2% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और अंत में पूनावाला फिनकॉर्प, यहाँ पर काफ़ी मजबूत नंबर्स हैं। इनफैक्ट एसेट क्वालिटी में काफ़ी शानदार सुधार आता हुआ दिखा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर GNPA 2.19% से अब लेस देन 1.6% हो गए हैं और NNPA भी लेस देन 0.9% आता हुआ दिखा है। डिसबर्समेंट के लिहाज से 8.5% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिली है 3720 करोड़ पर। तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम पूनावाला फिनकॉर्प। बिल्कुल, तो अपडेट्स तो बढ़िया हैं जिसके बारे में हम अभी बात भी कर रहे थे। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग। जैसे कि अभी बात कर रहे थे, अमेरिका और की तरह गोदरेज कंज्यूमर्स के भी नंबर्स आते दिखे। अगर इंडिया बिजनेस देखे तो सिंगल डिजिट की सेल्स ग्रोथ इस बार एक्सपेक्टेड है। वॉल्यूम्स में डिक्लाइन होगा, हालांकि थोड़ा सा ऐसा मैनेजमेंट का कहना है, लेकिन आने वाले जो क्वार्टर्स है वहाँ पे उनका एक्सपेक्टेशन है कि मार्जिन सुधरेंगे। इस बार इनफैक्ट उनका कहना है कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन होंगे वो मिड टीन्स 14-15% से डिक्लाइन होते नजर आएंगे। तो काफ़ी मिले जुले नंबर्स आते दिखे यहाँ पे। IEX का भी क्वार्टरली अपडेट आता दिखा है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि सितंबर में 4% ग्रीन पावर मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ आती दिखी है। ओवरऑल 5% की ग्रोथ है। अगर वॉल्यूम्स को देखें तो रियल टाइम मार्केट में भी इस बार 19% की ग्रोथ कंपनी को आती दिखी है। जो OPEC प्लस से जो प्रोडक्शन कट का न्यूज़ फ्लो आया है उसी के चलते ऑयल इंडिया, OMCs, एयरलाइंस, पेंट स्टॉक और टायर स्टॉक्स भी फोकस में रहने वाले। एयरलाइन स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे क्योंकि उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी है। सरकार की तरफ से जो लोन सुविधा गारंटी स्कीम है उसमें काफ़ी चेंजेस है। अब उन्हें 1500 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। शुगर स्टॉक्स आज फोकस में क्योंकि ये जो प्रोडक्शन का डिटेल आया वहाँ पे अब इंडिया नंबर 1 बन चुका है जब शुगर प्रोडक्शन की बात आती है। तो इनफैक्ट जो इस बार एक्सपोर्ट्स हुए हैं शुगर के वो रिकॉर्ड्स लेवल पे है, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इन कंपनीज़ के लिए भी। अतुल ऑटो के लिए न्यूज़ है कि 8 तारीख को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल इशू या QIP के जरिए कंपनी फंड्स जुटा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए भरपूर खबरें जहां पर रखनी है आपको नज़र पर। आइए ब्रोकरेजेस पर भी डालते हैं हम नज़र, क्या कह रही हैं आज FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं आज की टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर सबकी नजरें हैं। CLSA की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 268 की क्लोजिंग है, 316 रुपए का ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे कि जो CCI का अप्रूवल मिल गया मर्जर के लिए, ये बड़ा री रेटिंग का कैटलिस्ट है। साथ में देखिए तो स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो अपने आप में काफ़ी सस्ती है क्योंकि FY24 फॉरवर्ड के हिसाब से देखें तो केवल 15 के PE पर स्टॉक मिल रहा है और आगे जाके मार्केट शेयर गेंस जो है और साथ में सोनी की 51% होल्डिंग भी होगी, तो स्टॉक में सब कुछ बढ़िया। 316 रुपए के लक्ष्य के लिए CLSA खरीदारी की राय दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस, यहाँ पर मिली जुली रिपोर्ट्स हैं। CLSA देखिए बिकवाली की राय को बरकरार रखे हुए हैं, 7890 की करीब क्लोजिंग है। ये 5600 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। मान रहे कि AUM ग्रोथ अगर आप देखें तो साल दर साल काफ़ी बड़ी 31% की देखने को मिली है, लेकिन जो लोन डिसबर्समेंट है वो केवल 8% बढ़े हैं साल दर साल के मुकाबले। और ये जो लोन AUM ग्रोथ है मोस्टली इन्फ्लेशन के कारण, अगर इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा, हायर टिकट साइज के जो लोन्स है वो कम होंगे, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 5000 रुपये का लक्ष्य दिया है। बोफा अगर आप देखें तो खरीदारी की राय देना 8345 के लक्ष्य के लिए। साथ में मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है, 8500 का लक्ष्य दिया है। जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं 8000 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो GCPL, यहाँ पर भी आपको खास नज़र रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी क्वार्टरली अपडेट्स के बाद गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 897 की क्लोजिंग है, 1100 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। मान रहे कि होम केयर सेगमेंट में दूसरी तिमाही में इंप्रूवमेंट तो आपको देखने को मिला है। इंडोनेशिया में भी थोड़ी सी रिकवरी है, लेकिन आगे कैसे ओवरऑल मार्जिन एक्सपेंशन रहेगी यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 1000 रुपये का लक्ष्य दिया है। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं 1050 के लक्ष्य के लिए। मैक्वारी ने भी देखे 1040 रुपये का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ पर भी खास नजर रखिएगा। HSBC की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट है, ये स्टॉक काफी दिनों से चल रहा है। 100 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है, 125 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और खरीदारी के राय के साथ कवरेज की शुरुआत की। और मान रहे कि जो साउथ इंडिया के बाहर ये धीरे धीरे एक्सपांशन कर रहे हैं, इससे कंपनी में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पर नजर रखिएगा। ओके, तो ढेरों रिपोर्ट्स हैं, बट आई थिंक कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं पांचों और भी रिपोर्ट्स आई हैं। हिंडाल्को यहाँ पर भी नजर रखनी चाहिए। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 394 की क्लोजिंग है, 560 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। ये मान रहे कि नोवेलिस का जो सेगमेंट है काफी अच्छा कर रहा है और यहाँ से ग्रोथ आपको बढ़िया देखने को मिल सकती है। LME में जो एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ेंगी, इसका भी यहाँ पर आपको फायदा देखने को मिल सकता है।
इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर देखिए क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2350 रुपये के लक्ष्य के लिए 1852 की क्लोजिंग है। और ये कह रहे हैं कि देखिए क्रूड काफ़ी हद तक पीक आउट हो चुका है, करेंसी का थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन अगर वो भी ठीक हो गया, साथ में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड काफ़ी बढ़िया है, तो स्टॉक के ऊपर पूरा कन्विक्शन बना हुआ है। इंटरग्लोब एविएशन 2350 रुपये का लक्ष्य है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स जहां पर आज एक्शन 2350 इंडिगो। यस सर। वेरी गुड, चलिए बढ़िया, अच्छी रिपोर्ट दी है आज आशीष ने। एक्सेप्ट आईटी के टारगेट कब बढ़ाओगे आशीष? सर वो क्या मैं आईटी की रिपोर्ट कैसे पढ़ूं? टाटा एलेक्सा अंडरवेट की रेटिंग दे रहा है, 4300 का लक्ष्य है। कौन है ये इतने JP Morgan सही? जेपी मॉर्गन, कोई बात नहीं। लास्ट टाइम भी यही थी, लास्ट टाइम ईश्वरी ने क्षमा पहले 3900 का लक्ष्य वो भी यही थे। यही थे, अब वो 4300 कर दिया। निफ्टी 7500 लाना पड़ेगा इसके लिए 3900 के भाव के लिए टाटा एलेक्सी स्पेशल 25 में भी रहा है स्टॉक। टाटा एलेक्सी ऑफ कोर्स। आइए बढ़ते आगे, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। आज छुट्टी के बाद का दिन है, अगर आप पिक ऑफ द वीक के हिसाब से आए तो आपकी गलतफहमी, आज है फिर से पिक ऑफ द डे ही। बिल्कुल सभी महानुभावों का स्वागत है। सुमित जी शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे को लग रहा है कि बाय साइड का स्टॉक लेके काम करें। मार्केट्स में वैसे ही एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलने वाला है और एक अच्छी तेजी यहाँ से बननी चाहिए आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो जो पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक मेरे पास अभी रडार पे है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के अंदर 7480 के आसपास का क्लोजिंग था, खरीदारी करें। 7400 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर के अंदर यहां से 7600 से लेके 7650 तक के लेवल बजाज पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, कल एक अच्छा मूव देखने को मिला था, ये फॉलो मूव कंटिन्यू रहना चाहिए। 7600 से 7650 के टारगेट्स के लिए 7400 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें बजाज फाइनेंस। बहुत बढ़िया। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, आपने बोला कि भाई छुट्टी के बाद मिल रहे हैं, पिक ऑफ द डे है, पिक ऑफ द वीक नहीं है तो पिक ऑफ द डे, बट सारे पैरामीटर्स पिक ऑफ द वीक के फुलफिल करता है। फर्टिलाइजर स्पेस अनिल जी एक नगीना निकाल के लाया हूं, मतलब कि फर्टिलाइजर में आप देखें चंबल, जीएनएफसी, फैक्ट, आरसीएफ सबने अपने रिसेंट हाई से करेक्शन दिखाई है। तो इस स्टॉक में बिल्कुल भी रिसेंट हाई से करेक्शन नहीं देखने को मिली है, अपने हाइस के आसपास चल रहा है। तो एक पैरामीटर होता है रिलेटिव कंपेरेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो उस पैरामीटर्स पर सबसे बेस्ट है स्टॉक है मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। इस पर खरीदारी की राय है। 121 121 का स्टॉप लॉस है, 132 पहला टारगेट, 135 दूसरा टारगेट। ये तो स्टॉप लॉस टारगेट हो गए पिक ऑफ द डे के नजरिए से। अगर पिक ऑफ द डे माने तो 114 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में 170 प्लस के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और खास बात क्या अनिल जी, यहाँ पर हमारे सेठी साहब, जैन साहब की, डॉली खन्ना जी का भी स्टेक है। कंपनी के हाथ में कैश है 550 करोड़ रुपए है। कैश है मतलब ये नहीं है कि डेट फ्री है, डेट भी है, बट कंपनी री रेटिंग की तरफ जा रहा है। टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छा है। मुझे पता लगा ही था कोई न कोई तो मिसयूज करेगा पिक ऑफ द वीक को, इसलिए मैंने पहले बोला आज पिक ऑफ द डे है, लेकिन कर ही दिया आखिर। बंसल जी मिसयूज करने के मामले में, अच्छा मिसयूज तो आज बंसल जी ये कि आज बहुत सारी चीजें करेंगे। 9-10 दिनों की आज़ादी आज खत्म हुई ना बंसल जी की। तो आज अब तो ये मिसयूज करते हुए दिखेंगे। अच्छा बाय द वे, जो ये बता रहे हैं बंसल जी सेठी साहब कि आपकी डोली खन्ना इस पे मतलब मैं कुछ समझा नहीं, मतलब बोले जैन साहब और सेठी साहब की। मुझे अनिल जी मुझे भी समझ नहीं आया कि मेरी डोली खन्ना मैं समझा नहीं। हो सकता है उनके कुछ निवेशित स्टॉक्स है जो मैंने कई बार रिकमेंड करते हैं किए हैं, अच्छी इन्वेस्टर है तो उस लिहाज से इन्होंने ये टर्म यूज किया है। तो अनिल जी कई सारे स्टॉक्स होते हैं जिनमें उनकी हिस्सेदारी रहती है और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में वो निवेश करती है। हाँ, फैक्ट तो वही है, बाकी फैक्ट को तो तोड़ मरोड़ कर कैसे पेश करना है बंसल जी धीरे धीरे मीडिया में रहते हुए सीख रहे हैं। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी आज आप क्या खाकर आए हैं अनिल जी, ये तो मुझे पता है, लेकिन अनिल जी सवाल ये है कि आपने वो खाया कैसे अनिल जी? बड़े आराम से। अच्छा उसमें बाय द वे प्रोसेस दी हुई है। हाँ पूरा वो एक्सप्लेन, पूरा चार्ट है उसमें 20 आइटम जो कल मैंने खाए थे उसमें ऐसा चार्ट भी दिया हुआ। और बाकी तो क्या है कि मेरी वाइफ है वो चेन्नई में बोर्न एंड ब्रॉट अप है। अच्छा तो वैसे भी तो आपको वैसे भी उनके कहे के हिसाब से ही खाना होता है।
और जब फिर ऊपर से जो चीज़ आपको नहीं आती और जो उनको आती हो, फिर तो हाँ मतलब कोई मतलब बोलने की गुंजाइश ही नहीं है। मतलब एक तो अपने को पहले से नहीं आती और दूसरा फॉलो करना पड़ा। तो मतलब बहुत आराम से हो गया कुणाल जी, कहीं मतलब रेजिस्टेंस आया ही नहीं, नॉन स्टॉप खत्म कर। जी सर, जी कुणाल जी। अनिल जी समझ गया। अनिल जी आपने जो इशारा दिया, अब समझ आ गया अनिल जी आपने कैसे खाया होगा। बहुत एंजॉय किया है, बस यही बोल सकता हूँ। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे वही है जिसकी चर्चा मैंने और राकेश जी ने मंगलवार को की थी। अनिल जी स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट, जिसमें ज़बरदस्त खबर आई है और अब हमें लगता है कि स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अनिल जी अग्रेसिव टारगेट है 300 रुपए का, खरीद करके चलें। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है 265 रुपए का फ्यूचर्स में। 300 के टारगेट के लिए जी एंटरटेनमेंट में खरीदारी कराएं। बहुत ही बढ़िया। तो ये एक और स्टॉक है जहाँ पर एक्शन रहेगा आपके लिए भरपूर। आइए बढ़ते आगे, पालिया साहब से जान लिया जाए उनकी पसंद का शेयर। बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिक ऑफ द डे रहेगी ग्रासिम फ्यूचर। स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके कल लास्ट सेशन में पुल बैक देखने को मिला है। स्टॉक में 3 से 4 दिन का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है, शॉर्ट कवरिंग एक्शन भी आते हुए दिखी है। तो ये स्टॉक में हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से आज के सेशन में कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 1725 से 1735 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 1660 का। ग्रासिम फ्यूचर पे बाय करने की सलाह। तो चलिए यहाँ खरीदारी करने की राय। अब अगला सवाल मेरा जाएगा मोदी जी से, और आप पूछेंगे क्यों। तो मैं ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ और ट्रेंड दिखाई दे रहा है हमारे सारे एक्सपर्ट्स के। देखो, सुमित जी से शुरू किया, बंसल जी, कुणाल जी, मालिया साहब, मोदी जी, हाँ। सेकंड लाइन में मोदी जी। मैं एकदम बिल्कुल कोई भी काम है ना एकदम साइंटिफिक तरीके से विद लॉजिक करता हूँ। ताकि कोई क्या कभी आजकल क्या है कि सारे एक्सपर्ट्स उसमें से कुछ एक दो तो ज़्यादा है बहुत ऑब्जेक्शन लेने लगे। मैंने कहा इससे पहले कि ऑब्जेक्शन ले, इसको पहले क्यों पूछा, इसको बाद में क्यों, कुछ ना कुछ लॉजिक निकाल दो। तो मोदी जी इस लॉजिक से अब आपका नंबर है। मॉर्निंग दीप। पिक ऑफ द डे में हमने चुना है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी को खरीद कर चलेंगे। एक माइनर हर्डल था करीब 710 के आसपास। ट्यूसडे के सेशन में उसको निकाला और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। जिस तरह के चार्ट्स और वॉल्यूम देखने को लग रहा है कि यहाँ से अभी और तेजी बन सकती है। 735 के टारगेट्स के लिए आज के सेशन में आईआरसीटीसी हमें लगता है वो टारगेट हासिल कर सकता है। आईआरसीटीसी को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 710 का। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। मैकडोवेल्स से 861 का क्लोज है, तो इधर बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 849 का, और 890 895 के टारगेट्स आज ही देखने को मिल जाने चाहिए। परसों के दिन बहुत अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है और करेक्शन खत्म हो चुका है। तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत अच्छा पिक ऑफ द डे रह सकता है। ओके, तो मैकडोवेल यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। परसों के सेशन में भी हिमांशु जी ने क्लोजिंग वाले शो में मैकडोवेल खरीदारी करने की राय दी थी। उनका भी टारगेट 900 रुपये के आने की तैयारी में। आइए, सेठी साहब भी तैयार है, तो आज ऑब्जेक्शन बंसल जी भी ले सकते थे कि मैं सबसे पहले आता हूँ, मुझे नहीं पूछा। और सेठी साहब भी कह सकते हैं मेरा लास्ट में नंबर क्यों, मैं इकलौता तो फंडामेंटल एक्सपर्ट हूँ, फिर भी आप मेरे पास लास्ट में आते हैं। तो सेठी साहब, इससे पहले मैंने आपको बता दिया क्रम, कभी हो सकता है उल्टा भी हो जाए। एक हाथ बार करने की कोशिश की तो कुछ लोग तैयार भी नहीं थे उसमें। तो फिलहाल तो आज बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, बहुत कम बार ऐसा होता है जब कोई छुट्टी का दिन लगता है कि आज वर्किंग डे होता तो ज्यादा अच्छा होता। करेक्ट। कल का दिन अनिल जी वैसा ही था। धुआंधार एक अफलातून रैली हमने परसों शाम को यूएस के मार्केट्स में देखी, और कल इंटरनेशनल मार्केट जितने भी जापान, हांगकांग वगैरह बहुत अच्छा कर रहे थे। तो कल अगर हम खुले होते तो बहुत अच्छी एक तेजी होती। हालांकि ऑल इज नॉट लॉस्ट, मुझे लगता है आज भी एक अच्छी तेजी का माहौल है बाजार में, और बिल्कुल एक तेजी के मूड में ही रहना चाहिए। तो जहां तक मेरी पिक ऑफ द डे का सवाल है अनिल जी, आज जो मेरा पिक ऑफ द डे है, स्टॉक का नाम रहेगा भारत फोर्ज, जो कि 707 के लेवल्स पे बंद हुआ है। 725 का टारगेट, 695 का स्टॉप लॉस। कल जो क्लास 8 ट्रक्स के ऑर्डर्स के नंबर आए, बहुत ही दमदार नंबर्स आए हैं, और उसका डायरेक्ट फायदा जो है भारत फोर्ज जैसे स्टॉक को होना चाहिए। और ये स्टॉक वैसे भी परसों भी अच्छे मोमेंटम में था, मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए आज। ओके, तो भारत फोर्ज है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। इसके अलावा सेठी साहब और कौन से स्टॉक्स है रडार पर? और अनिल जी 4 स्टॉक्स हैं। जो दूसरा स्टॉक है, आप थोड़ी देर पहले मिसयूज की बातें कर रहे थे, तो
ये जो नवरात्रि और दशहरा के बाद जब अब अच्छे दिन मतलब सॉरी ये ऑस्पिशियस दिन खत्म हो गए तो अब वापस से लिकर का कंजम्पशन वापस बढ़ना चाहिए। तो ये अच्छे दिन ये अच्छे दिन कहाँ से आया? ऑस्पिशियस दिन जहाँ पे लोग मानते हैं कि लिकर का कंजम्पशन, और हमको इसका चैनल चेक करने के लिए बाहर जाना भी नहीं पड़ता, हमारे पैनल पे ये चैनल चेक हो सकता है। तो लिकर के जो स्टॉक्स है आज मुझे लगता है अच्छे करने चाहिए, और ये कॉमन पिक हो गया है किरण जी के साथ। मैकडॉवेल में खरीदारी करने की सलाह, 861 पे क्लोज हुआ, 885 का टारगेट, 850 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक रहेगा ओएनजीसी जो क्रूड पे कल उछाल आया है, उसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट मुझे लगता है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी जैसे ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया, इनमें होना चाहिए। तो ओएनजीसी में खरीदारी करने की सलाह, टारगेट 138, स्टॉप लॉस 132। चौथा स्टॉक रहेगा अडानी पोर्ट्स। ये स्टॉक भी अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, बाजार में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, और अच्छे बाजार में अच्छे सेंटीमेंट, अच्छे पॉजिटिव सेंटीमेंट्स वाले बाजार में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स अच्छा करते हैं, और ये स्टॉक विद इन द स्पेस अच्छा लगता है। इसमें खरीदारी करने की सलाह, 845 का टारगेट, 810 का स्टॉप लॉस। और फाइनली जो पांचवा स्टॉक है वो भी कॉमन हो गया कुणाल जी के साथ, जिन्होंने जी एंटरटेनमेंट रिकमेंड किया। मैंने इस स्टॉक को पिछले महीने में 2-3 बार रिकमेंड किया इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस न्यूज कि जी और सोनी का जो मर्जर है उसको सीसीआई का अप्रूवल आना चाहिए। ये परसों बाजार बंद होने के बाद खबरें आ गई। मुझे लगता है आज भी इसमें, हालांकि परसों लास्ट हाफ आवर ट्रेड में इसमें अच्छी तेजी बनी है, बट मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो इसमें मेरा आज का टारगेट है 280 रुपए का, 264 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए भरपूर कॉल्स जहां पर रखनी है नजर, और सारे के सारे आज वायदा कारोबार की पिक्स आ रही है सेठी साहब की तरफ से, इन पर भी रखिए रेडार पर। जो हम बात कर रहे थे, भरपूर अपडेट्स भी आए हैं और अच्छे अपडेट्स आए हैं काफ़ी सारी कंपनीज की तरफ से। आरबीएल बैंक, पालविया साहब जरा इसका चार्ट देखें सर, अपडेट इनकी तरफ से भी अच्छा आया है। कोई राय रखते हैं सर आरबीएल बैंक के चार्ट पर? दीपांशु जी, प्रीवियस सेशन में काफी अच्छा मोमेंटम बना स्टॉक में। अगर हम देखें तो 6 दिन का एक रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिखा, और जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बने, हमें लगता है ये स्टॉक में अब नेक्स्ट टारगेट जो बनना चाहिए करीब 125-126 की तरफ ये स्टॉक में बढ़ते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस अब यहाँ पे जो होगा करीब 114 रुपए के आसपास होगा, टारगेट 125-126 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो 125-126 के टारगेट के लिए आरबीएल पर रखनी है नजर। और भी अपडेट्स वाले काउंटर्स पर बात करें, कुछ और खबरें भी हैं जिन पर करेंगे फोकस।